मेडिकल पोजीशन पढ़ने जा रहे हैं एंड लास्ट में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन का मतलब पेशेंट जो है वो लेटा है ऑन द स्पाइन। सुपाइन मीन्स ऑन द स्पाइन। ओके, तो अगर पेशेंट ऑन द स्पाइन लेटा हुआ है तो इस पोजीशन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, अगर पेशेंट का लंबर पंक्चर हुआ है तो आफ्टर लंबर पंक्चर हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम हेडेक। सेकेंड है, अगर एब्डोमिनल सर्जरी करना हो, सी सेक्शन करना हो, तो ये पार्ट अच्छे से विजुअलाइज होगा ना, तो एब्डोमिनल सर्जरी हो गया। प्लस मेल कैथेटराइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट फीमेल, इट्स मेल कैथेटराइजेशन में अगर फॉलीज कैथेटर इंसर्शन करना हो तो हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। प्लस हेड टू टू असेसमेंट में, फिजिकल एग्जामिनेशन में सुपाइन पोजीशन देते हैं। तो हम ये पोजीशन कहाँ कहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट को कुछ भी बैक सर्जरी हो रखी है या फिर अगर कुछ स्पाइनल प्रॉब्लम है तो हम सुपाइन पोजीशन अवॉइड करेंगे। तो ये पोजीशन से क्या क्या प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकता है। तो अगर कोई पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे बहुत लॉन्ग टाइम तक लेटा हुआ है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ऑफ कोर्स बेड सोर। बेड सोर हो सकते हैं। तो बेड सोर कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ऐसे आपको कुछ याद नहीं करना, जस्ट इमेजिन करना है कोई पेशेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक सुपाइन लेटा हुआ है। ओके, तो उसका कौन कौन सा बोनी प्रोमिनेंस एरिया जो है उस पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। तो ऑफ कोर्स हेड, बैक ऑफ द हेड, ऑक्सीपिटल एरिया यहाँ पे लग रहा है। प्लस पेशेंट ऐसे लेटा हुआ तो स्कैपुला वाला एरिया हो गया। ठीक है, ऐसे लेटा हुआ है तो ये एल्बो रीजन हो गया। प्लस पीछे हमारा सैक्रल एंड कॉक्सिक्स एरिया जो है वो बेड से टच रहेगा। ठीक है, प्लस हिल। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को फुट ड्रॉप भी हो सकता है। कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, लॉन्ग टाइम तक ऐसे लेटा हुआ है, उसका कोई फुट रेस्ट नहीं लगा हुआ, कोई सपोर्ट नहीं है, तो फुट ड्रॉप भी हो सकता है। तो सेकंड है प्रोन पोजीशन। तो प्रोन मतलब पेशेंट जो है ऑन द इसोफेगस लिखा हुआ है, निमोनिक बना सकते हो। और प्रोन मतलब ऑन द इसोफेगस मतलब चेस्ट के बल लेटा हुआ है। तो इस पोजीशन को यूज करते हैं अगर कोई स्पाइनल सर्जरी करनी है, क्योंकि पीछे वाला एरिया अच्छे से विजुअलाइज होगा, तो स्पाइनल सर्जरी में इसे यूज करते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट प्रोन पोजीशन पे है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मान लो पेशेंट जो है इंट्यूबेटेड है, पेशेंट को ईटी ट्यूब या टेकेस्टोमी ट्यूब लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो ट्यूब है वो डिसलॉज ना हो। प्लस ये भी मॉनिटर करना है कि एयरवेज ओपन हो। ओके, उसके अलावा अगर प्रेशर ऐसे आईज पे लगेगा, क्योंकि ऐसे प्रोन में एक तरफ सर रहेगा तो आईज पे, ईयर पे प्रेशर लग सकता है और आईज पे भी प्रेशर लग सकता है। तो आईज डैमेज, ईयर डैमेज होने का है या फिर प्रेशर इंजरीज होने के चांसेस हैं। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगातार प्रेशर लग रहा है क्लेविकल से। ठीक है, प्लस जो हमारा जो आर्म्स है वो अबडक्टेड हो रखा है, एक्सटर्नल रोटेटेड है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक्सटर्नल रोटेशन या फिर आर्म अबडक्टेड की वजह से पेशेंट को ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी भी हो सकती है। ओके, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। सो डोर्सल रिकम्बेंट में पेशेंट को कैसे लिटाएंगे। तो ऐसे याद कर सकते हो, रिकम्बेंट मतलब जो लेग होगा वो बेंट होगा। ठीक है, तो इस पोजीशन का यूज हम करते हैं अगर फीमेल में फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करना हो तो हम डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन लेते हैं। मेल में अगर करना हो तो सुपाइन, फीमेल में करना हो तो डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, प्लस पेरिनियल केयर में भी हम डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं। इस पोजीशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म तक रहेगा तो बेड सोर्स हो सकते हैं, प्रेशर सोर हो सकते हैं। प्रेशर सोर कहाँ पे होंगे, जस्ट इमेजिन करो वही जो हमारा सुपाइन पोजीशन का था, वही 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 सारा एरिया होगा। ठीक है, प्लस हिल में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉर्सल रिकम्बेंट हो गया। फोर्थ हमारा आता है लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन में पेशेंट को कैसे भी लिटाते हैं, जो उसका जो लेग है वो फ्लेक्स रहता है एट 90 डिग्री एट हिप। ठीक है, आप इमेज में यू कैन सी इन द इमेज एंड अप्रिशिएट। ठीक है ना, इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो कोई भी वजाइनल प्रोसीजर्स हो, लाइक वजाइनल डिलीवरी हो गया। ठीक है, प्लस कोई भी जेनिटो यूरिनरी सिस्टम सर्जरी हो रही है तो उस टाइम हम लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। तो बेड सोर हो सकते हैं। कहाँ कहाँ बेड सोर हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पे डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में बेड सोर हो रहे थे वही वही सारे बेड सोर्स यहाँ पे हो सकते हैं। आप इमेज को देखकर आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे इमेज याद रखना है एग्जाम में कि लिथोटोमी पोजीशन कैसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है। तो जहाँ जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस पे प्रेशर लग रहा है वहां वहां पे बेड सोर्स हो सकते हैं। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और डैमेज हो सकता है, नर्व डैमेज, क्योंकि स्टीरअप यूज कर रहे हैं। ये पोजीशन ना बहुत ऐसे लाइक आप देख कर आप समझ सकते हो कि कितना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो इस पोजीशन में नर्व डैमेज हो सकता है, लाइक फिमोरल नर्व, सियाटिक नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व, कोई भी जो लेग को सप्लाई कर रही है उनमें से कोई भी नर्व डैमेज हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म तक ऐसे रहेगा, कंप्रेशन होगा नर्व पे, तो नर्व डैमेज होगा। अदर पोजीशन इज सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन एज यू कैन सी इन द पिक्चर इज अ काइंड ऑफ सेमी प्रोन पोजीशन। मतलब पेशेंट अगर लेफ्ट साइड लेटा होगा तो उसका जो राइट
हिप और राइट जो नी है वो फ्लेक्स्ड होगा और लेफ्ट हिप और लेफ्ट नी जो है वो स्लाइटली एक्सटेंडेड होगा। तो इस पोजीशन का यूज कहाँ करते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है कि एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा पोजीशन देते हैं, तो इट्स सिम्स पोजीशन, लेफ्ट सिम्स पोजीशन। ओके, इसके अलावा सिम्स पोजीशन का यूज जो है वो रेक्टल इरिगेशन, एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सपोजिटरी इंसर्शन हो गया, उसके अलावा ड्यूरिंग सिग्माइटोस्कोपी में भी ये पोजीशन देते हैं, फ्लैटेस्ट ट्यूब इंसर्शन में ये पोजीशन देते हैं, प्लस हेमोराइडक्टोमी में भी ये पोजीशन देते हैं। ओके, प्लस रेक्टल एग्जामिनेशन में भी ये पोजीशन दे सकते हैं। बट अगर आपके ऑप्शन में नी चेस्ट पोजीशन होता है तो आपको नी चेस्ट पोजीशन पर टिक करना है, क्योंकि जो बेस्ट विजुअलाइजेशन ऑफ रेक्टम है वो नी चेस्ट पोजीशन में होता है। बट अगर नी चेस्ट पोजीशन नहीं है तो आपको सिम्स पोजीशन पर टिक करना है। ओके, एंड द अदर पोजीशन इज लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन। यू कैन सी इन द पिक्चर कैसा होता है, आपको इमेजिन कर लेना है, याद कर लेना है। बट इस पोजीशन का यूज कहाँ है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट पोस्ट ऑप है, पोस्ट ऑप पेशेंट को अगर पेशेंट को सीजर आया है या फिर पेशेंट को अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो हमेशा लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन, और ये जो एयरवेज को भी ओपन करके रखता है। तो लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन इन कंडीशंस में देते हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या हो सकता है? वही प्रेशर इंजरीज हो सकती है। कहाँ कहाँ पे प्रेशर इंजरीज हो सकती है? आप पिक्चर में देखो और जस्ट इमेजिन करो। ईयर पे हो सकती है, शोल्डर पे हो सकता है, एल्बो पे हो सकता है, हिप पे हो सकता है, एंकल्स पे हो सकता है, हील्स पे हो सकता है, एंड ऑल्सो यहाँ पे भी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रेशर लग रहा है, नर्व का कंप्रेशन हो रहा है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी यहाँ पे भी हो सकती है। कमिंग टू अदर पोजीशन दैट इज फॉलर पोजीशन। तो फॉलर पोजीशन में क्या है, आप इमेज में देख सकते हो, पेशेंट सुपाइन ही लेटा हुआ है, बट जो उसका हेड ऑफ बेड है वो एलिवेटेड हो गया। अगर हेड ऑफ बेड अगर 15 टू 30 डिग्री तक एलिवेटेड होगा तो उसको बोलेंगे लो फॉलर। अगर 30 टू 45 होगा उसको बोलेंगे सेमी फॉलर। अगर 45 टू 60 डिग्री होगा तो उसको बोलेंगे फॉलर पोजीशन। अगर 60 टू 90 डिग्री होगा उसको बोलेंगे हाई फॉलर। मतलब जितना ज्यादा बेड हेड ऑफ बेड एलिवेटेड होगा वैसे ही लाइक सेमी लो सेमी फॉलर एंड हाई फॉलर। ओके, तो इस पोजीशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हुई, अगर पेशेंट सीओपीडी का है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले हम उसे फॉलो पोजीशन देते हैं, क्योंकि उसे गैस एक्सचेंज इजी होता है, सांस लेने में उनको इजी होती है। उसके अलावा इस पोजीशन का यूज है अगर पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर एलिवेटेड है। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहाँ कहाँ एलिवेट हो सकता है? अगर पेशेंट हेमोरेजिक स्ट्रोक का है, या फिर सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो रखा है, या फिर पेशेंट को अभी अभी क्रेनियोटोमी प्रोसीजर हुई है, लेमिनेक्टोमी प्रोसीजर हुई है, तो उस टाइम भी हम पेशेंट को फॉलो पोजीशन देते हैं। ओके, प्लस इसके अलावा अगर पेशेंट का इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज है, लाइक अगर जस्ट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी पेशेंट को हुआ है, तो हम इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम फॉलो पोजीशन देते हैं। उसके अलावा पेशेंट का, लेट्स सपोज पेशेंट, इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि पेशेंट का मेस्टेक्टोमी हुआ है तो कौन सा पोजीशन लेंगे? लेट्स सपोज राइट मेस्टेक्टोमी हुआ है तो कौन सा पोजीशन लेंगे? तो फॉलर पोजीशन लेंगे। प्लस राइट साइड अगर मेस्टेक्टोमी हुआ है तो जो उसका राइट आर्म है ना उसको ऐसे ऊपर एलिवेटेड रखेंगे, सो दैट जो वीनस लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना वो इजिली हो जाएगा, तो स्वेलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है। उसके अलावा इस पोजीशन का और यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है? फीडिंग में। पेशेंट राइस ट्यूब पे है तो राइस ट्यूब फीड करने के लिए हमेशा फॉरवर्ड पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन में थोड़ी ना दे सकते हैं, उसमें तो पेशेंट को एस्पिरेशन होने के चांसेस है, तो फॉरवर्ड में हम पेशेंट को फीडिंग देते हैं। प्लस अगर पेशेंट का कोई भी नेक में कोई सर्जरी हुई है, लाइक थायराइडेक्टोमी हुई है, तो थायराइडेक्टोमी हुई है तो उस टाइम भी हम पेशेंट को फॉरवर्ड पोजीशन देते हैं, सो दैट अच्छे से ड्रेनेज हो जाए तो नेक में स्वेलिंग नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा इस पोजीशन का यूज होता है लाइक ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में भी हम इस पोजीशन को यूज करते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि पेशेंट को राइस ट्यूब इंसर्ट करना है तो कौन सा पोजीशन देंगे? तो जब भी राइस ट्यूब इंसर्ट करना हो तो पेशेंट को हाई फॉलर पोजीशन देना है, प्लस जो नेक है उसको फ्लेक्स रखना है ताकि इसोफेगस का अच्छे से विजुअलाइज होगा और इजिली जो है राइस ट्यूब चला जाएगा। अदर पोजीशन दैट इज ट्रिलिनबर्ग पोजीशन। तो ट्रिलिनबर्ग पोजीशन कैसा होता है आप पिक्चर में देख सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ दिस, मतलब पेशेंट का जो हेड है वो नीचे है और लेग जो है वो ऊपर है। तो आप सोचिए इस पोजीशन का यूज कहाँ कहाँ पे होता होगा। तो अगर सपोज पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है, पेशेंट का बीपी एकदम से ड्रॉप होने लगा, हाइपोटेंशन में चला गया, तो जो फर्स्ट इनिशिएटिव होता है ना हमारा, या आपने जब भी वार्ड में पोस्टेड हुआ तो आपने देखा होगा अगर पेशेंट का बीपी जैसे कम होने लगता है 90-80 में आता है, तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव होता है हम जो बेड पेशेंट का जो हेड है वो डाउन करते हैं, ट्रेलिंगबर्ग पोजीशन देते हैं। ओके, इसके अलावा इस पोजीशन का यूज करते हैं अगर पेशेंट को
सेंट्रल लाइन इंसर्ट करना हो, लाइक इंटरनल जुगुलर वेन में या फिर सबक्लेवियन वेन में डालते हैं, या फिर सेंट्रल लाइन को रिमूव करते हैं, तो उस टाइम भी हम ट्रेनलिंगबर्ग पोजीशन लेते हैं, सो दैट जो एयर एम्बोलिज्म ना हो, टू प्रिवेंट फ्रॉम एयर एम्बोलिज्म। ओके, उसके अलावा दूसरा है इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज रिवर्स ट्रेनलिंगबर्ग। रिवर्स मतलब ये ट्रेनलिंगबर्ग है, उसको रिवर्स कर दिया, दैट इज रिवर्स ट्रेनलिंगबर्ग। तो इसमें हेड जो है वो ऊपर हो जाता है। तो इस पोजीशन का यूज करते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में। GERD अगर किसी पेशेंट को होता है तो उसको ट्रेनलिंगबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेनलिंगबर्ग पोजीशन देते हैं। ओके, उसके अलावा अगर पेशेंट को कोई भी नेक या फिर हेड सर्जरी ड्यूरिंग सर्जरी, उस टाइम भी रिवर्स ट्रेनलिंगबर्ग देते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम हेड में सप्लाई, इस रीजन में सप्लाई थोड़ी कम करनी है, तो लाइक ग्रेविटी के थ्रू थोड़ा कम रहेगा ना, तो इसलिए ड्यूरिंग हेड एंड नेक सर्जरी एंड GERD में रिवर्स ट्रेनलिंगबर्ग पोजीशन देते हैं। अदर पोजीशन इज रोज पोजीशन। सो रोज पोजीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट को सुपाइन लेटाते हैं, प्लस जो नेक है वो एक्सटेंडेड होता है, पूरा फुल एक्सटेंडेड करते हैं, और एक पिलो लगाते हैं शोल्डर के एरिया में, सो डेट अच्छे से विजुअलाइज हो। और ये वाला पोजीशन है ना, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो यहाँ की सर्जरी में या डेंटल सर्जरी में ये वाला पोजीशन यूज़ करते हैं। लाइक अगर पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी करना हो, ओवियोलोप्लास्टी करना हो, थायरॉइडेक्टोमी करना हो, ठीक है, टॉन्सिलेक्टोमी करना हो, इन सारे कंडीशंस में, इन सारे सर्जरी में हम रोज़ पोजीशन देते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ रखे हैं, लाइक कि अगर पेशेंट को वुंड एविसरेशन या फिर वुंड डिगेशंस हो रखा है। वुंड एविसरेशन में मतलब क्या होता है, ई फॉर एविसरेशन, ई फॉर एग्जिट, मतलब एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो एग्जिट हो गया, ई फॉर एविसरेशन, ई फॉर एग्जिट, तो एग्जिट हो गया सारा इंटरनल ऑर्गन्स, दैट इज वुंड एविसरेशन। वुंड डिगेशंस में क्या होता है, जो सूचर है ना वो सेपरेट हो गया, वो जस्ट सेपरेट हो गया, अंदर का ऑर्गन बाहर नहीं आई है। तो अगर ये कंडीशन किसी को होता है तो हमेशा लो फॉलोअर पोजीशन लेते हैं, मतलब हेड ऑफ बेड जो है ना वो 15 to 30 डिग्री एलिवेटेड हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर प्रेशर आएगा ना आप उस एरिया में, तो लो फॉलोअर पोजीशन लेना है इस कंडीशन में। सो अदर पोजीशन इज नी चेस्ट पोजीशन, इसको जेनु पेक्टोरल पोजीशन भी कहते हैं, या फिर नी एल्बो पोजीशन भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में ऐसे पिक्चर दिखा के पूछ रखे कि इस पोजीशन को क्या कहते हैं, अलग अलग नाम से, नी चेस्ट, नी एल्बो, जेनु पेक्टोरल। और इससे पहले मैंने आपको बताया, अगर आपने स्टार्टिंग से अच्छे से सुना होगा, कि इस पोजीशन को लाइक रेक्टल एग्जामिनेशन जब करना हो, क्योंकि बेस्ट विजुअलाइजेशन ऑफ रेक्टम जो है इस पोजीशन में होता है, तो अगर रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो या फिर वजाइनल एग्जामिनेशन करना हो, वैसे वजाइनल एग्जामिनेशन में ये पोजीशन देते नहीं है, बट अगर मान लो ऑप्शंस में होगा तो हो सकता है, तो बेस्ट विजुअलाइजेशन ऑफ रेक्टम इन दिस पोजीशन। ओके, प्लस वन मोर इम्पॉर्टेंट, पेशेंट को लाइक आफ्टर डिलीवरी, लाइक पोस्ट पार्टम एक्सरसाइज के लिए भी इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। तो अदर कंडीशन इज लॉग रोल। लॉग रोल क्या होता है, इसमें पेशेंट को हमें सिर्फ टर्न या ट्विस्ट नहीं करना होता है। ओके, एंड ये हम जब यूज़ करते हैं जब पेशेंट को कोई भी ऐसे स्पाइनल कोड इंजरी ऐसे सस्पेक्टेड हो, अगर पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आया हो, तो ऐसे सस्पेक्टेड हो कि पेशेंट का मे बी स्पाइनल कोड इंजरी हो रखी है, तो वहाँ पे हम लॉग रोल करते हैं। ओके, इसके अलावा अदर पोजीशन है हमारा ट्राइपॉड पोजीशन, इसको ऑर्थोपेडिक पोजीशन भी कहते हैं या कार्डियक पोजीशन भी कहते हैं। इसमें क्या है कि पेशेंट ना ऐसे लाइक फॉरवर्ड लीनिंग होगा और आर्म्स और एल्बो ऐसे सपोर्टेड होता है ऐसे कार्डियक टेबल पे, और इस पोजीशन को ना अगर पेशेंट COPD का है या फिर अस्थमा पेशेंट को ये पोजीशन देते हैं, क्योंकि उनका लंग जो मैक्सिमम ऐसे ओपन होता है, उनको सांस लेने में बहुत ईजी होता है। उसके अलावा अदर है कि पेशेंट को ऐसे बिठाया हुआ है, लाइक चेयर पे हम जैसे बैठते हैं ना, वैसे सिटिंग अप विथ लेग टेंगलिंग, तो इस पोजीशन को यूज़ करते हैं अगर पेशेंट का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो या फिर पल्मोनरी एडिमा हो, तो ये पोजीशन देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि जो वीनस रिटर्न है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो उनका लंग कंजेशन थोड़ा कम होता है और उनको ऐसे सांस लेने में ईजी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट हो, पल्मोनरी एडिमा का हो, तो कौन सा पोजीशन दे सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस में होगा, तो आपको ये वाला टिक करना है। पेशेंट को लीवर बायोप्सी करना है, तो ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी एंड आफ्टर लीवर बायोप्सी कौन सा पोजीशन देंगे, तो जब लीवर बायोप्सी करना है पेशेंट को, तो मतलब कि हमें जो है लीवर को इजीली एक्सेस हो जाए अच्छे से, लाइक वो गन है, बायोप्सी गन है, वो इजीली चला जाए, अच्छे से बायोप्सी हो जाए, तो उस टाइम हम पोजीशन देते हैं लाइक जो लीवर है हमारा राइट साइड है। ओके, तो राइट साइड मतलब पेशेंट को सुपाइन रखेंगे, और राइट साइड मतलब अंदर बैक के अंदर हम वो पिलो लगा देते हैं। ओके, सो डैट ये पार्ट थोड़ा सा अप रहे और विजुअलाइज हो जाए, प्लस जो राइट हैंड होगा ना उसको ऐसे पीछे रखेंगे सो डैट अच्छे से विजुअलाइज हो। तो ये ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी ये पोजीशन है, सो दैट जो 7 to 8 9th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में करते हैं ना लीवर बायोप्सी, वो वाला पार्ट जो है वो इजीली विजुअलाइज हो। बट आफ्टर लीवर बायोप्सी हम पेशेंट को कौन सा पोजीशन देंगे, राइट साइड पे बायोप्सी हुई है तो हम राइट लेटरल पोजीशन देंगे, प्लस जहाँ से बायोप्सी हुई है ना जिस साइड से, वहाँ पे लाइक ऐसे टॉवल को फोल्ड करके या फिर पिलो अंदर रखते हैं,
प्रेशर लगाते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो, टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग। ओके, इसके अलावा है लंबर पंक्चर, लाइक ड्यूरिंग लंबर पंक्चर एंड आफ्टर लंबर पंक्चर हम कौन कौन सा पोजीशन देंगे। तो आफ्टर लंबर पंक्चर मैंने आपको बताया था सुपाइन पोजीशन देंगे, लाइक अप टू 4 to 12 आवर्स तक हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं, वरना बहुत ऐसे इतना गंदा वाला हेडेक होता है ना पेशेंट को, मैं बता नहीं सकती आपको। तो एंड ड्यूरिंग कौन सा पोजीशन देंगे, तो पेशेंट को लाइक राइट या फिर लेफ्ट लेटर, राइट लेटर या लेफ्ट लेटर जो भी है उस लेटरल पोजीशन देंगे। प्लस जो हेड है ना पूरा ऐसे, चिन पूरा ऐसे टच होना चाहिए चेस्ट पे, और जो लेग है वो पूरा फ्लेक्स्ड होना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे पोजीशन समझ सकते हो, सी से पूरा सी शेप बना देते हैं पेशेंट को, ठीक है, ये वाला पोजीशन देते हैं। या फिर हम पेशेंट को बिठा के भी कर सकते हैं। किसी पेशेंट का ब्रोंकोस्कोपी हुआ है, तो ब्रोंकोस्कोपी के बाद पेशेंट को कौन सा पोजीशन देना है, तो इट्स फॉलोअर पोजीशन देना है, सेमी फॉलोअर पोजीशन देना है। सेमी फॉलोअर पोजीशन इसलिए देना है क्योंकि हम पेशेंट का ब्रोंकोस्कोपी हुआ है, तो पेशेंट का जो स्वेलो की जो एबिलिटी है ना वो थोड़ी इम्पेयर्ड हो रखी है, तो पेशेंट को चॉकिंग हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है। तो हमें टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट फ्रॉम चॉकिंग, हमें सेमी फॉलोअर पोजीशन देना है। उसके अलावा अगर पेशेंट का किडनी बायोप्सी है तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि ड्यूरिंग किडनी बायोप्सी एंड आफ्टर किडनी बायोप्सी कौन सा पोजीशन देंगे। तो ड्यूरिंग किडनी बायोप्सी प्रोन पोजीशन देंगे क्योंकि बेस्ट विजुअलाइजेशन हो जाएगा, एंड आफ्टर किडनी बायोप्सी ब्लीडिंग प्रिवेंट करना है तो हमें सुपाइन पोजीशन देना है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है एपिस्टेक्सिस, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग फ्रॉम नोज होता है तो कौन सा पोजीशन देंगे। तो आपने ऐसे नेबर्स में या घर में भी सुना होगा कि सीधा लेटा दो, बट ऐसा मिस्टेक कभी नहीं करना है, इससे एस्पिरेशन हो सकता है। अगर एपिस्टेक्सिस हो तो क्या करना है, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देना है, प्लस थोड़ा सा जो नेक है वो लीनिंग फॉरवर्ड होना चाहिए, और प्रेशर लगाना है यहाँ पे, सो डैट प्रेशर लगाने से ब्लीडिंग वाला पॉइंट, मतलब वहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप होगा। प्लस लीनिंग फॉरवर्ड करना है सो डैट जो भी ब्लीड वगैरह हुआ है वो एयरवे में ना जा पाए, ठीक है ना, ट्रेकिया में ना जा पाए। तो लीनिंग फॉरवर्ड और प्रेशर लगाना है, दैट इज एपिस्टेक्सिस का पोजीशन होगा। प्लस एक और क्वेश्चन है कि एग्जाम में आ रखा है कि लेमिनेक्टोमी, ड्यूरिंग लेमिनेक्टोमी कौन सा पोजीशन देते हैं। सो इट्स मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। आप पिक्चर में देख रहे हो कैसा पोजीशन है, सो मुस्लिम प्रेयर पोजीशन इज यूज फॉर लेमिनेक्टोमी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आ रखा है कि वॉल्चर्स पोजीशन, वॉल्चर्स पोजीशन कब यूज करते हैं। तो लाइक अगर पेशेंट को फोर्सेप्स डिलीवरी करना हो, या फिर पेशेंट का अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, किसी मदर का ब्रीच प्रेजेंटेशन हो बेबी का, तो ड्यूरिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन या फिर फोर्सेप्स डिलीवरी के टाइम हम वॉल्चर्स पोजीशन देते हैं। का एम्पुटेशन हुआ है, राइट लोअर लिम्ब एम्पुटेशन हुआ है, तो फॉर 24 आवर्स हम कौन सा पोजीशन लेंगे। तो जैसे ही पेशेंट का अगर राइट लिम्ब एम्पुटेशन हुआ है तो फॉर फर्स्ट 24 आवर्स हमें क्या करना है, जैसे कि पेशेंट का राइट लिम्ब हुआ है तो हमें राइट लिम्ब जो है वो एलिवेट रखना है, बट बेड पूरा एलिवेट नहीं करना, मतलब कि हमने बेड का जो लेग के साइड जो बेड है पूरा एलिवेट कर देना, ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि इससे फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकता है। हमें क्या करना है, जो लेग है उसके नीचे पिलो लगाना है, पिलो लगाएंगे तो लाइक वीनस ड्रेनेज होगा तो स्वेलिंग भी नहीं होगी, प्लस थोड़ा सा एलिवेट भी हो गया, बट ऐसे बेड एलिवेट नहीं करना, ठीक है, ये याद रखना है, हमें जस्ट पिलो लगाना है टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्लेक्सिंग कॉन्ट्रैक्चर। और 45 डिग्री से ज्यादा भी ऐसे पिलो नहीं लगा देना कि बहुत ज्यादा ऐसे एलिवेटेड हो देना, इससे भी फ्लेक्सिंग कॉन्ट्रैक्चर्स होता है। अदर क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज पेशेंट को प्लाज्मा लाइन लगी थी फॉर प्लाज्माफेरेसिस, एंड जब प्लाज्मा लाइन को रिमूव किया तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया है राइट लोअर लिम्ब में। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि पेशेंट को राइट लोअर लिम्ब में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गए तो आपको पेशेंट को बेड रेस्ट देना है, बिल्कुल मूव नहीं करने देना। राइट लिम्ब तो स्पेशली बिल्कुल मूव करने नहीं देना, क्योंकि अगर वो मूव करेगा तो क्या हो सकता है, जो थ्रोम्बस है वो डिसलॉज होके लंग्स में आ सकता है या फिर ब्रेन में जा सकता है, तो स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कुछ भी हो सकता है, बहुत सीरियस कंडीशन हो सकता है। एंड अदर क्वेश्चन इज कि अगर पेशेंट को वेरिकोज वेन हुआ, वेरिकोज वेन में हम कौन सा पोजिशन देते हैं। तो जो हेड लेग है ना, वो लेग हमें एलिवेट रखना अबव द हार्ट लेवल से ज्यादा एलिवेट करके रखना है। प्लस पेशेंट को हमें ऐसे एडवाइस देना है कि ज्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग या फिर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आपको अवॉइड करना है, क्योंकि और ज्यादा लाइक कॉम्प्लिकेट हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल अबाउट पोजिशन एंड लाइक रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछ चुके हैं।